हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नीट रिवीजन बाय एनसीईआरटी और इसमें अपन करने वाले हैं बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन जब रीड करते हो तो आप हर चीज पे अच्छे से फोकस कीजिए। हर लाइन पे आजकल ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड हो, एसेरेशन रीजन के, या फिर एक ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें ऐसे दे रखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन में जो लाइंस दे रखी होती है या तो हूबहू एनसीईआरटी होती है या एनसीईआरटी लाइंस में एक दो वर्ड चेंज कर देते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी को बहुत गौर से अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे तो पेपर आपके लिए बहुत इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर। तो चैप्टर में देखो, मैं हर लाइन रीड करूंगा, आप अच्छे से फोकस कीजिएगा। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट लाइन या ऐसा कुछ नहीं है, अपन को हर लाइन अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है सबसे पहले कि द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि अपने बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो अपन को कांस्टेंट रखना है। उसके लिए अपन को क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए और कंट्रोल चाहिए। तो जब सारे ऑर्गन एक दूसरे के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो अपन उसे क्या कहने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन कहेंगे। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट और कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फंक्शन में काम करने में हेल्प करेंगे, उनके अकॉर्डिंग, एक दूसरे के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है कि जब अपन फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। जैसे कि द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी, और ये सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ में काम करेंगे तब अपन फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे। जैसे कि जब लंग्स से रेस्पिरेशन की रेट बढ़ती है तो उस समय हार्ट की भी रेट बढ़नी चाहिए, ब्लड जल्दी जल्दी सप्लाई होना चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेशन अपन में कौन करवाएगा? तो इसके लिए बॉडी में दो तरह के सिस्टम होते हैं इन आवर बॉडी। द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली परफॉर्म दिस फंक्शन। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो जॉइंटली ये काम करता है और कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करता है ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स सो दैट दे फंक्शन इन सिंक्रोनाइज्ड फैशन, ताकि वो सिंक्रोनाइज मैनर में क्या कर सके? काम कर सके। अब द न्यूरल सिस्टम, जो न्यूरल सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करवाता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, क्विक रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन वो रेस्पॉन्स शॉर्ट लिव्ड होगा, थोड़ी देर के लिए होगा। इसी वजह से अपन को एक और सिस्टम चाहिए, एंडोक्राइन सिस्टम, जो केमिकल इंटीग्रेशन से हार्मोन के थ्रू कोऑर्डिनेशन करवाता है और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। थोड़ा स्लो होगा लेकिन लॉन्ग लास्टिंग और वाइड रेंज ऑफ सेल्स पर काम करेगा। In this chapter, you will learn about the neural system of human, mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse, impulse conduction across synapse वगैरह ये दे रखे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन लेते हैं न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो न्यूरल सिस्टम जो है किससे मिलकर बना है? वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर कोई ब्रेन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होगा और वो सारे न्यूरॉन ए पोलर होंगे। अब ए पोलर न्यूरॉन क्या होता है वो मैं अभी आगे आपको समझा दूंगा। जबकि इंसेक्ट वगैरह में, इंसेक्ट से पहले सब में ऐसा ही चलेगा, इंसेक्ट वगैरह में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन ब्रेन रिंग या ब्रेन कह सकते हैं। उसके अलावा गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू वगैरह होता है। और हायर ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड जो होता है नर्वस सिस्टम होता है। अब एनसीईआरटी से रीड करते हैं इसे। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, जिसे क्या कहेंगे? न्यूरॉन। हालांकि न्यूरॉन के अलावा दूसरी सेल्स भी होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? गीलियल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट। तीन काम करता है, डिटेक्ट करेगा स्टिमुलाई को, रिसीव करेगा स्टिमुलाई को और ट्रांसमिट करेगा स्टिमुलाई को। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिमिलर इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में सब में सेम ही होता है। और क्या सेम होता है? जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है हाइड्रा। हालांकि हाइड्रा के अलावा जो भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, जो भी पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा से बिलोंग करते हैं, उन सब में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं, वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? ए पोलर न्यूरॉन्स होते हैं। और कोई ब्रेन नहीं है इसमें, ये याद रखिएगा। द न्यूरल सिस्टम ऑफ बेटर ऑर्गेनाइज्ड इंसेक्ट
अब इंसेक्ट वगैरह तक जाते जाते जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें नर्वस सिस्टम थोड़ा और डेवलप करता है, और वहां ब्रेन होता है, और ब्रेन के साथ साथ में नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू भी होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स में मोर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम होता है। अब स्टार्ट करते हैं अपन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से। तो देखो, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है उसमें दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है सीएनएस और एक क्या होता है पीएनएस। एक क्या होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक क्या होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होगा जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को जनरेट करता है, ठीक है। तो जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, एसएनएस आएगा और एएनएस आएगा। अब एसएनएस और एएनएस, पहले ये देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम खुद में क्या आता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेगी, जैसे कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। अब इसमें जो एसएनएस होता है उसमें वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो सीएनएस से स्केलेटल मसल्स की तरफ जाता है। इसका क्या मतलब है कि वो वॉलेंट्री होगा, क्योंकि स्केलेटल मसल्स अपने विल से चलती है। और एएनएस जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्मूथ और कार्डियक मसल्स की तरफ जाती है, इसका मतलब वो इनवॉलेंट्री टाइप का होगा। अब जो एएनएस होता है वो खुद दो तरह का होता है, एक सिंपैथेटिक और एक क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक जो होता है वो इमरजेंसी जो होता है कंडीशन के लिए प्रिपेयर करता है, और पैरासिम्पैथेटिक वापस नॉर्मल कंडीशन में लाता है, नॉर्मल फंक्शनिंग करवाएगा, ठीक है। अब इसे एनसीईआरटी से रीड करते हैं, देखो। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, जो कि क्या है, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। पीएनएस क्या करता है, कॉम्प्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ बॉडी एसोसिएट विद सीएनएस। सीएनएस से निकलने वाली सारी नर्व किसमें आती है, पीएनएस में, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व होगी। ब्रेन से जो नर्व निकलती है उसे अपन क्रेनियल नर्व कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है उसे अपन स्पाइनल नर्व कहते हैं। द नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस आर टू टाइप। अब जो पीएनएस से नर्व फाइबर निकल रहा है वो दो तरह का होता है, एक होता है एफरेंट फाइबर और एक होता है इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर वो होता है जो ऑर्गन और रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ आता है। ऑर्गन और रिसेप्टर, देखो अक्सर अगर कोई ऑर्गन से मैसेज सीएनएस की तरफ आ रहा है तो वो ऑर्गन अक्सर एक सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर का काम करेगा, और उससे जो न्यूरॉन अपनी तरफ आएगा या जो नर्व फाइबर आएगा उसे अपन क्या कहेंगे, सेंसरी नर्व फाइबर कहेंगे। जबकि इफरेंट वाला कौन सा होता है, जो सीएनएस से ऑर्गन की तरफ जाता है। अब सीएनएस अगर किसी ऑर्गन को मैसेज भेजेगा तो वो अक्सर ऑर्गन एक मोटर ऑर्गन या मसल ऑर्गन होगा, और इससे जो नर्व फाइबर होगी वो कौन सी होगी, मोटर नर्व फाइबर। तो द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन से सीएनएस की तरफ, मतलब सेंसरी नर्व फाइबर। और इफरेंट वाला जो होता है वो सीएनएस से किसकी तरफ भेजता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ, इसका मतलब वो मोटर होगा। अब पीएनएस डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। पीएनएस दो डिवीजन में डिवाइड होता है, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। वो सीएनएस से स्केलेटल मसल्स की तरफ इंपल्स को रिले करता है। रिले क्यों लिख रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जनरेट तो किसने किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो पहुंचाता है बस उसको, ठीक है। तो सीएनएस से स्केलेटल की तरफ, और जो एएनएस वाला है वो सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन की तरफ पहुंचाता है। एएनएस जो है उसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब एक देखो नीचे यहाँ विसरल नर्वस सिस्टम दे रखा है। अब विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, अच्छे से सुनते हैं। अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो पहले तो आप याद रखें, अगर अपन को पूछे कि ये सीएनएस का पार्ट है या पीएनएस का, तो ये पीएनएस का पार्ट हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, नर्व, नर्व फाइबर, गैंग्लिया, प्लेक्सेज। प्लेक्सेज का मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है। तो विच इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा। विसरा होता है इंटरनल ऑर्गन या जिन्हें विसरल ऑर्गन कहते हैं, और विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब इसमें दोनों तरह के आ रहे हैं। सेंसरी नर्व फाइबर्स भी आएंगे और कौन से आएंगे, अपने मोटर भी आएंगे। देखो मोटर कौन सा है, जिसमें सीएनएस से विसरा की तरफ जा रहा है, और सेंसरी कौन से हो गए, जो विसरा से सीएनएस की तरफ आते हैं। तो जब अगर आपको किसी को ऐसे लगे कि यह विसरल नर्वस सिस्टम, तो एक तरह का ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ही हुआ, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन की तरफ तो इंटरनल ऑर्गन क्या होंगे, अपने
जनरली कैसे होते हैं, जो कि इनवॉलेंटरी टाइप के होते हैं। तो फिर फर्क क्या है? तो जब एएनएस अपन ने लिखा था तो वहां पे लिखा था कि सीएनएस से सिर्फ ऑर्गन की तरफ जो नर्व फाइबर जा रहे हैं उनको अपन किस में करते हैं, एएनएस में काउंट करते हैं। जबकि विसरल नर्वस सिस्टम में मोटर और सेंसरी दोनों तरह के आते हैं, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। जबकि एएनएस और जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम डिवीजन है वो सिर्फ और सिर्फ मोटर का है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम ओरिजिन में कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। इसमें दो तरह की सेल्स आती है, मैंने पहले भी बोला, एक न्यूरॉन आता है और एक न्यूरोगीलियल सेल्स होती है जो कि सपोर्टिंग सेल्स होती है। इस वाले टॉपिक में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके तीन मेजर पार्ट है, सेल बॉडी जिसे साइटोन कहते हैं, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन भी कह सकते हैं, और एक्सॉन, ठीक है। द सेल बॉडी कंटेन, अब सेल बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनल, सेल ग्रेन्युलर बॉडीज। अब सेल ग्रेन्युलर जो बॉडी होती है उसे अपन कहेंगे नीजल्स ग्रेन्यूल। क्या कहेंगे, नीजल ग्रेन्यूल। अब नीजल ग्रेन्यूल जो होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, नीजल ग्रेन्यूल क्या होता है? तो नीजल ग्रेन्यूल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, अगर ये दो हो तो ये भी ठीक है ऑप्शन में, और अगर आरएनए साथ में हो तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और आरएनए, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। एक बार नीट में जब क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम दे रखा था। ऑब्वियस थिंग है, ये दोनों साथ में है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और ओनली प्रेजेंट इन साइटोन और डेंड्राइट्स। तीन पार्ट थे, उसमें से साइटोन और डेंड्राइट्स में ही नीजल्स ग्रेन्यूल होते हैं, एक्सॉन में कोई नीजल्स ग्रेन्यूल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद में अपने बारे में किसके बारे में दे रखा है, जो डायग्राम है उस डायग्राम से अच्छे समझते हैं। अब डायग्राम अच्छे से निकाल लिए। देखो डायग्राम में क्या क्या चीजें दे रखी है, देखो ये दे रखा है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स के बारे में थ्योरी में भी ये लाइन दे रखी है, डेंड्राइट्स कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, मतलब एक्सॉन से कंपेयर कर रहा है। देखो आप एक चीज समझिए, साइटोन से दो तरह की चीजें निकलती है जिसे अपन प्रोसेस कहते हैं। अब एक्सॉन और डेंड्राइट्स में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। एक्सॉन जो होगा लॉन्ग होगा, और जो डेंड्राइट्स होंगे वो शॉर्ट होंगे, ठीक है। और एक्सॉन जो होता है पहले अनब्रांच फॉर्म में निकलता है, उसका टर्मिनल एंड ब्रांच होता है, जबकि यहां पर ब्रांच प्रोजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो शॉर्ट ब्रांच प्रोजेक्टेड आउट, ठीक है। इंपल्स जो होती है वो यहां से रिसीव करके किसकी तरफ भेजी जाती है, साइटोन की तरफ, जबकि एक्सॉन वाला पोर्शन क्या करता है, साइटोन से इंपल्स को लेके जाता है। तो इंपल्स को एक्सॉन साइटोन से दूर ले जाएगा, जबकि डेंड्राइट्स क्या करते हैं, साइटोन की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे अपने साइटोन। साइटोन के अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो नीजल्स ग्रेन्यूल होती है, मैं बता ही चुका हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, आरएनए, और ये सिर्फ साइटोन और डेंड्रोन में होते हैं, एक्सॉन में नहीं होते। इसके अलावा साइटोन में सारे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होता है, नीजल्स ग्रेन्यूल तो होते ही है, न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। उसके बाद में साइटोन से निकलता है एक्सॉन। अब एक्सॉन के दो एंड है, आप उसको अच्छे से समझिएगा, ये प्रॉक्सिमल एंड कहलाएगा जो कि साइटोन की तरफ है, और नीचे जो है वो डिस्टल एंड है। तो अगर आपको पूछे कि एक्सॉन का कौन सा पार्ट ब्रांच होता है तो वो कौन सा होता है, डिस्टल पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सॉन के ऊपर जो है आप ऐसे एनवलप जैसा कुछ स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये क्या कहलाता है, माइलिन सीथ कहलाता है, और जो कि कौन सिक्रेट करता है, स्वान सेल सिक्रेट करती है। कौन सिक्रेट करती है, स्वान सेल सिक्रेट करती है, इसे अभी अपन अच्छे से समझेंगे। स्वान सेल जो होती है सिक्रेट करती है माइलिन सीथ, लेकिन स्वान सेल माइलिन सीथ सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन में सिक्रेट करती है। अब ये क्या बोला है, इसको देखो समझाते हैं अभी शॉर्ट में, फिर अभी रीड करते समय अच्छे से समझेंगे। एक्सॉन के ऊपर माइलिन सीथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अगर होगी तो माइलिनेटेड, नहीं होगी तो नॉन माइलिनेटेड। तो अगर माइलिन सीथ है तो वो स्वान सेल सिक्रेट कर रही है, ठीक है। हाँ, स्वान सेल दोनों ही तरह के नर्व फाइबर या दोनों ही तरह के एक्सॉन पर होती है, चाहे एक्सॉन माइलिनेटेड हो चाहे एक्सॉन नॉन माइलिनेटेड हो, स्वान सेल तो होगी। माइलिनेटेड में वो माइलिन सीथ सिक्रेट करेगी, नॉन माइलिनेटेड में वो नहीं करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो दो माइलिन सीथ की ये कवरिंग दिख रही है उसके बीच में जो गैप है उसे अपन क्या कहेंगे, नोड्स ऑफ रेनवियर कहेंगे। और डिस्टिल एंड जो है एक्सॉन का उसे एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं,
ठीक है। और एक्सॉन टर्मिनल का जो टिप होगा वो एकदम फूला हुआ होगा, जिसे अपन कहेंगे सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। उनके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बने रहते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो डायग्राम भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, अब अपन रीड करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। ये तो अपन ने कर लिया था सब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि साइटोन के अंदर क्या होता है, नीजल्स ग्रेन्यूल होते हैं। उसके साथ साथ ये नीजल्स ग्रेन्यूल किसके अंदर होते हैं, डेंड्राइट्स के अंदर। दीज फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स जो होते हैं इंपल्स को किसकी तरफ ट्रांसमिट करते हैं, सेल बॉडी की तरफ करते हैं। एक्सॉन कैसा होता है, लॉन्ग फाइबर होता है। इसका डिस्टिल एंड कैसा होता है, ब्रांच। याद रखिएगा, इसका डिस्टिल एंड ब्रांच होता है। और हर ब्रांच जो होता है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नोब कहते हैं, जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होती है और वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक्सॉन जो होता है ट्रांसमिट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। एक्सॉन सेल बॉडी से दूर ले जाता है, डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ लाते हैं। ठीक है, अब जो है ये सेल बॉडी से दूर ले जाकर कहां ले जा सकता है, या तो सिनेप्स में ले जा सकते हैं या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ले जा सकते हैं। देखो सिनेप्स क्या होता है, जब दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन हो तो उसे सिनेप्स कहेंगे। एक न्यूरॉन का टर्मिनल हो और एक मसल्स की मेम्ब्रेन हो तो उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब जो न्यूरॉन होंगे वो तीन तरह के हो सकते हैं। अपनी बुक में तीन तरह के दे रखे हैं, कौन कौन से, मल्टी न्यूरन, मल्टीपोलर सॉरी, बाइपोलर और यूनिपोलर। देखो सब में, इन तीन के केस में सब में एक एक्सॉन एक होता है। तो अगर सिर्फ साइटोन से एक एक्सॉन निकला हुआ है तो यूनिपोलर। साइटोन से एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट से निकला हुआ है तो बाइपोलर। साइटोन से एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स है तो उसे अपन क्या कहेंगे, मल्टीपोलर। ठीक है, मल्टीपोलर जनरली क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ऐसा दे रखा है अपने। बाइपोलर कहाँ कहाँ होते हैं अपने, क्या दे रखा है, रेटिना ऑफ आई, आई की रेटिना में दे रखा है। और यूनिपोलर अपनी बुक में दे रखा है कि यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। इसके अलावा ईपोलर न्यूरॉन भी होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे कि कहां पर होता है, अपने लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। ठीक है, अब उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन दो तरह के होते हैं। ऐसे एक्सॉन जिनके ऊपर माइलिन सीथ है उसे माइलिनेटेड कहेंगे, जिसपे नहीं है उसे नॉन माइलिनेटेड कहेंगे। अब माइलिनेटेड नर्व फाइबर के ऊपर स्वान सेल्स, अच्छे से रीड करें, स्वान सेल्स है। जबकि नॉन माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड में क्या लिखा हुआ है, इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल अ स्वान सेल। तो देखो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होंगे उसमें एक्सॉन के ऊपर बहुत सारी स्वान सेल होती है, जैसे कि इस डायग्राम में देख पा रहे, एक दो तीन चार। ठीक है, जबकि नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड में सिर्फ एक स्वान सेल होती है। कितनी होती है, एक स्वान सेल। और उस एक स्वान सेल में बहुत सारे एक्सॉन पास होंगे। तो इधर वर्ड यूज किया हुआ है एनवेलप और इधर वर्ड यूज किया हुआ है इनक्लोज्ड। ठीक है, तो अनमाइलिनेटेड में माइलिन सीथ नहीं होती, माइलिनेटेड में माइलिन सीथ होती है। माइलिनेटेड में स्वान सेल एक से ज्यादा होती है, अनमाइलिनेटेड में स्वान सेल एक ही होती है और उसके अंदर इंक्लोज रहते हैं। ठीक है, नॉट्स ऑफ रेनवियर ऑब्वियस थिंग है, माइलिनेटेड सीथ के बीच का गैप है तो वो भी माइलिनेटेड नर्व फाइबर में होगा, नॉन माइलिनेटेड में तो होगा नहीं। अब आगे देखो बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है वो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में होता है, और अनमाइलिनेटेड जो होता है वो ऑटोनोमस और सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑटोनोमस और सोमेटिक भी पीएनएस का पार्ट है, और जो अपने ये ऊपर दे रखा है, क्या दे रखा है कि स्पाइनल और क्रेनियल नर्व ये भी पीएनएस का पार्ट है, तो फिर फर्क क्या है। तो इसको देखो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखो आप ये डायग्राम देखो, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद में जो भी पूरा होगा वो सब अपन जानते हैं पीएनएस है। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो डायरेक्ट निकल रहे हैं उसे क्रेनियल और स्पाइनल नर्व कह रखा है, और वो माइलिनेटेड है। उसके आगे का जो पार्ट है उसको एसएनएस और एएनएस कह रखा है, और वो कौन सा है, नॉन माइलिनेटेड है। तो है तो वैसे तो बहुत ही पीएनएस की, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वो माइलिनेटेड, बाद का पोर्शन जो है वो नॉन माइलिनेटेड है। एक और चीज, क्या माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड सीएनएस और पीएनएस में, कि सीएनएस में होते हैं पीएनएस में नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में होते हैं। सीएनएस में भी माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड दोनों होते हैं, पीएनएस में भी दोनों होते हैं। ठीक है, एक और चीज जो एक्स्ट्रा मैं आपको समझा रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन अगर सीएनएस में हो तो उसे ट्रैक कहते हैं। ट्रैक सीएनएस को सीएनएस के साथ जोड़ता है, और अगर यही कलेक्शन ऑफ एक्सॉन पीएनएस में हो तो उसे अपन नर्व कहते हैं। तो जहां जहां नर्व अपन इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली एक्सॉन का कलेक्शन है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ होगा।
कलेक्शन ऑफ साइटोन अगर सीएनएस में है तो उसे न्यूक्लियाई कहेंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस जब रीड करते हैं तो उसमें आता है वर्ड न्यूक्लियाई, तो वो बेसिकली साइटोन का कलेक्शन है और पीएनएस में इसे गैंग्लिया कहेंगे। ठीक है, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड में डिफरेंस अपन देख चुके हैं। माइलिन शीथ होती है, नहीं होती है, वन स्वान सेल, सॉरी मोर देन वन स्वान सेल, जबकि एक सिंगल स्वान सेल होती है। स्वान सेल एनवेलप बनाती है, स्वान सेल इनक्लोज करती है। नोड ऑफ रेनवियर होता है, नोड ऑफ रेनवियर नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है और कंडक्ट होती है, उसे अपन को समझना है। तो देखो पहले मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो स्टेज है उसे अपन कहेंगे रेस्टिंग स्टेज और उसे कहेंगे पोलराइज्ड स्टेज। इसको अच्छे से समझेंगे। ये एक्सॉन का एक पोर्शन है, इसके अंदर के लिक्विड को इन आईसीएफ और बाहर वाले को ईसीएफ कह दिया अपन ने। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं पॉलराइज्ड मेम्ब्रेन। अब ये कैसे बनी उसको अपन समझते हैं। देखो बाहर की तरफ Na प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और K प्लस की कंसंट्रेशन कम होती है। अंदर की तरफ K प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और Na प्लस की कंसंट्रेशन कम होती है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब ये ऐसा कैसे हुआ, इसके लिए तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल है। पहला है सोडियम पोटेशियम पंप। पंप है, ये एक तरह का एक्टिव होता है। इसका मतलब ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाएगा और एक बार में 3 Na प्लस ले जाएगा और 2 K प्लस। तो देखो Na प्लस तो लो से हाई ले जाना है, तो लो इधर थे हाई इधर है, तो लो से हाई की तरफ लेके जाएगा, तो Na प्लस को तो बाहर ले जा रहा है और K प्लस को ये अंदर ला रहा है। लेकिन बाहर कितने Na प्लस ले जा रहा है, 3 Na प्लस, और अंदर कितने ला रहा है, 2K प्लस। तो अगर खाली प्लस के हिसाब से देखो तो नेट एक प्लस बाहर जा रहा है, तो इसके हिसाब से बाहर प्लस ज्यादा होगा, अंदर प्लस कम, तो बोले तो माइनस हो गया। अगला देखते हैं आयोनिक चैनल। आयोनिक चैनल पैसिव होते हैं और हमेशा किससे किसकी तरफ चलते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब अगर Na प्लस का आयन चैनल होगा तो बाहर से अंदर की तरफ लाएगा और K प्लस का आयन चैनल होगा तो अंदर से बाहर की तरफ लेके जाएगा। लेकिन जो नंबर ऑफ के प्लस आयन चैनल होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं Na प्लस के कंपेयर में। यही वजह है कि Na प्लस तो कम आता है और K प्लस बहुत बार जा रहा है। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि K प्लस के लिए परमेबिलिटी ज्यादा है और Na प्लस के लिए परमेबिलिटी नहीं है। एनसीईआरटी में अभी रीड करेंगे तो यही लाइन लिखी रहेगी। इसके हिसाब से भी बाहर कौन चार्ज ज्यादा जा रहा है, प्लस चार्ज जो है वो बाहर जा रहा है। तो अगेन प्लस बाहर होगा, माइनस अंदर होगा, ये भी सपोर्ट कर रहा है। तीसरा, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होती है जो बड़ी साइज की होने की वजह से बाहर नहीं जा सकती, तो मतलब मेम्ब्रेन उनके लिए इम्परमेबल होगी। इस हिसाब से भी अंदर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। और ये सब ऑल दिस मेंटेन नेगेटिव इनसाइड एंड पॉजिटिव आउटसाइड। इन सब की वजह से नेगेटिव बाहर की तरफ होता है, सॉरी अंदर की तरफ होता है और पॉजिटिव बाहर की तरफ होता है। और अब बाहर की तरफ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल बनेगा जिसे अपन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अपनी बुक में इसकी वैल्यू नहीं लिखी रहती, आप याद रख सकते हो, -70 मिलीवॉट के आसपास होती है। ठीक है, तो अब अपन लाइन पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। देखो, न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल, ठीक है, वो एक्साइट हो सकती है। मेम्ब्रेन आर पोलराइज्ड होती है। ठीक है, उसका क्या कारण है वो अभी अपन ने देखा। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल, आयन चैनल डिफरेंट टाइप कौन से, के प्लस और Na प्लस आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन, न्यूरल मेम्ब्रेन पे होते हैं। दीज आयन चैनल आर सेलेक्टिव परमेबल, ये आयन चैनल जो होते हैं सेलेक्टिव परमेबल होते हैं। व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब न्यूरॉन से कोई इम्पल्स नहीं जा रही उसके समय, या मतलब अपन उस स्टेज को रेस्टिंग स्टेज भी कह सकते हैं, उस समय एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होती है मोर परमेबल होती है पोटेशियम आयन के लिए। और ये क्यों है, मैंने अभी बताया कि जो आयोनिक चैनल होते हैं पोटेशियम के बहुत ज्यादा होते हैं Na प्लस के कंपेयर में। और Na प्लस के लिए नियरली इम्परमेबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक दो तो होते हैं, तो कम होते हैं पर होते हैं, इसलिए नियरली इम्परमेबल लिखा हुआ है। और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए भी इम्परमेबल है, उसका कारण मैंने क्या बताया, साइज बड़ी होती है तो वो बाहर जा नहीं सकते। ठीक है, इन सब वजह से एक्सोप्लाज्मा इनसाइड द जो होता है अंदर की तरफ हाई कंसंट्रेशन के प्लस की होती है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की, और लो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस। अंदर की तरफ क्या क्या ज्यादा है, के प्लस ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ज्यादा है, और कम कौन है, Na प्लस। और बाहर की तरफ जस्ट उल्टा होगा। और इस ग्रेडियंट की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो एक मेंटेन स्टेज में रहती है। और इसको मेंटेन करने में एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सोडियम पोटेशियम पंप जो रोल प्ले करते हैं, वो एक बार में 3 Na प्लस बाहर की तरफ लेके जाएंगे और 2 Na प्लस अंदर की तरफ लाएंगे। ठीक है,
एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन हैव पॉजिटिव चार्ज। आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, जबकि अंदर वाली सरफेस पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इधर कोई तकलीफ नहीं। इसके आगे बाद में ये लिखा हुआ देखो, ये सब इस स्टेज को पोलराइज्ड कहते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसे अपन क्या कहेंगे? रेस्टिंग पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है सेकंड स्टेज की, जिसे कहेंगे डीपोलराइजेशन। देखो डीपोलराइजेशन जो होता है सेगमेंट में होता है। तो जैसे ये एक्सॉन है, तो अपनी बुक में एक डायग्राम दे रखा है, तो ये वाले हिस्से में अभी डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो कैसे होगा? देखो, सबसे पहले स्टिमुलाई आएगी। अब स्टिमुलाई जब आएगी यहाँ पर, तो देखो बुक में एक यहाँ पर ऐसे चैनल लाइक बना रखा है कुछ, तो इसकी वजह से Na प्लस अंदर जाते हुए बता रखे, लेबल नहीं कर रखा, लेकिन ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। कौन से चैनल है? जो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ओपन होते हैं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे बंद हो जाते हैं। तो Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल जो होता है स्टिमुलाई आने पर ओपन होते हैं, और ओपन, और ये चैनल है तो इसका मतलब पैसिव करेंगे। पैसिव कहां से कहां की तरफ जाता है? हाई से लो की तरफ। तो Na प्लस ज्यादा कहां पर है? बाहर की तरफ। कम कहां है? अंदर की तरफ। तो बाहर से Na प्लस कहां आएगा? अंदर की तरफ आएगा। अब जैसे जैसे Na प्लस अंदर आएगा, अंदर प्लस बढ़ता रहेगा, तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -70 था वो -60 होगा, फिर धीरे धीरे 0 होगा, फिर +45 होगा। जब +45 का होगा तो उस समय Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस वोल्टेज पर ये काम नहीं करते। ठीक है, और पोलैरिटी जो होगी अभी तक ऐसा होने पर चेंज हो चुकी है। अंदर की तरफ प्लस आ चुका है, बाहर की तरफ कैसा आ चुका है? माइनस आ चुका है। और जब तक बंद होगा ये, उस समय जो पोटेंशियल अचीव कर लिया है उसी पोटेंशियल को अपन क्या कहेंगे? एक्शन पोटेंशियल। मतलब डीपोलराइज स्टेज में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसे अपन क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। ये एक तरह का इंपल्स की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है उसे भी अपन समझ लेते हैं। कंडक्शन होगा, तो इसको दो टुकड़ों से समझते हैं। देखो, साइड ए और साइड बी। साइड ए अभी डीपोलराइज्ड है और साइड बी अभी पोलराइज्ड है। तो यहाँ पे देखो माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस चार्ज है। तो प्लस यहां से यहां जाएगा और इधर प्लस यहां से यहां जाएगा। जैसे ही ये प्लस चार्ज इधर से इधर जाएगा, तो इधर के वोल्टेज गेटेड चैनल जो होंगे सोडियम वाले वो ओपन हो जाएंगे और Na प्लस और अंदर आने लगेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इधर क्या होने लगेगा? डीपोलराइजेशन होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि अब, और इधर एक्शन पोटेंशियल एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि एक्शन पोटेंशियल यहां से कहां मूव कर गया? यहाँ पर। और आगे ये ऐसा चलता रहेगा, यहाँ से प्लस इधर आएगा, यहाँ से प्लस इधर चला जाएगा। तो देखो, Na प्लस फ्लो फ्रॉम साइड ए टू बी, जिससे Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और अपन इसको कह सकते हैं कि इंपल्स कहां से कहां आई? ए से बी की तरफ आई, और इसी तरीके से पूरे एक्सॉन में ये क्या करती है? मूव करती है। ठीक है, तो पहले पोलराइज स्टेज थी, फिर डीपोलराइजेशन होगा। अब ये सब हो गया, उसके बाद जो भी स्टेज होगी उसको वापस पोलराइज भी तो बनाना पड़ेगा, जिसे क्या कहेंगे? रीपोलराइज। अब रीपोलराइजेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। देखो, एट एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जब होगा तो उस समय अपन ने देखा था कि Na प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो तो क्लोज हो चुके हैं। उस समय थोड़ी ही देर बाद में K प्लस के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं। अगेन ये चैनल है तो ये भी हाई से लो की तरफ ही ले जाएंगे। पोटेशियम ज्यादा कहाँ है? अंदर की तरफ। कम कहाँ है? बाहर की तरफ। तो पोटेशियम कहाँ जाने लगेगा? बाहर की तरफ जाने लगेगा, और धीरे धीरे बाहर की तरफ कैसा चार्ज होने लग गया है? प्लस चार्ज होने लग गया है। ठीक है, तो वापस रिस्टोर हो जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होगा रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब अगेन वापस इस लाइन पे आते हैं जो इधर सेक्शन बनाया, कि पहले पोलराइज थी, फिर डीपोलराइजेशन हुआ, फिर रीपोलराइजेशन हुआ। एनसीईआरटी की इस वाली बुक में जहां समरी दे रखी है वहां एक लाइन दे रखी है। ये लाइन जो है एनसीईआरटी के समरी से उठाई है मैंने। द नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड अलोंग एक्सॉन मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। मतलब पहले डीपोलराइजेशन होता है, फिर वो डीपोलराइजेशन आगे बढ़ता है और पीछे क्या हो जाता है? रीपोलराइजेशन। फिर आगे वाले में डीपोलराइजेशन होगा, पीछे वाले में क्या हो जाएगा? रीपोलराइजेशन। तो पहले डीपोलराइजेशन फिर रीपोलराइजेशन, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी से रीड कर लेते हैं। देखो, व्हेन स्टिमुलाई अप्लाइड, स्टिमुलाई जब अप्लाई होती है तो साइट ए बिकम फ्रीली परमिएबल ऑफ Na प्लस के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाती है। और क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं Na वाले वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से रैपिड इन्फ्लक्स होगा Na का,
रिवर्सल हो जाएगी पोलरिटी, और अब मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, डीपोलराइज्ड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो अब एस्टेब्लिश होगा उसे एक्शन पोटेंशियल कहेंगे, और वही नर्व इंपल्स का काम करेंगे। उसके बाद करंट फ्लो होने लगेगी इनर सरफेस पर ए टू बी, क्योंकि अंदर प्लस, देखो अंदर तो कैसे है, ए से बी की तरफ और बाहर बी से ए की तरफ, ठीक है। और बाहर कैसे है, बी से ए की तरफ, इससे वापस पोलरिटी चेंज हो जाएगी। ए जो होगा वो क्या होने लगेगा, रीपोलराइज होने लगेगा, और बी जो है वो क्या होने लगेगा, डीपोलराइज होने लगेगा, ठीक है। एक पीछे ये रीपोलराइजेशन कैसा होता है उसकी मैकेनिज्म दे रखी है कि राइज इन स्टिमुलाई इंड्यूस परमिबिलिटी ऑफ Na प्लस इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव, मतलब Na प्लस के वोल्टेज गेटेड चैनल थोड़ी देर के लिए ओपन रहते हैं, उसके बाद K प्लस के लिए परमिबिलिटी बढ़ जाती है। और अगेन ये K प्लस के लिए परमिबिलिटी कैसे बढ़ रही है, K प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से वापस प्लस बाहर की तरफ जाने लगता है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस एस्टेब्लिश हो जाती है। एक और चीज, जब पोलराइजेशन होता है तो उस समय कहता है कि परमिबिलिटी है, तो वो परमिबिलिटी किसकी वजह से, आयन चैनल की वजह से। अपन ने क्या लिखा था पोलराइजेशन के समय कि के प्लस के लिए बहुत परमिएबल है, तो क्यों है, क्योंकि के प्लस के आयन चैनल ज्यादा होते हैं और वो उसकी वजह से परमिबिलिटी है। डीपोलराइजेशन के समय परमिबिलिटी किसकी वजह से होती है, वोल्टेज गेटेड चैनल और कौन सा, Na प्लस। अपन ने लिखा था कि डीपोलराइजेशन में Na प्लस के लिए परमिबिलिटी बढ़ जाती है, बेसिकली वो वोल्टेज गेटेड Na प्लस चैनल की वजह से। और रीपोलराइजेशन में भी परमेबिलिटी हो रही है, लेकिन परमेबिलिटी किसकी होती है, के प्लस की बढ़ जाती है, और वो भी अगेन किसकी वजह से, वोल्टेज गेटेड चैनल की वजह से। आगे बढ़ते हैं, देखो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, इंपल्स कैसे ट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किसके थ्रू जाती है, सिनेप्स के थ्रू जाती है। अब सिनेप्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन से बनते हैं, कौन कौन सी मेम्ब्रेन, पहले जो न्यूरॉन होगा उसकी मेम्ब्रेन जिसे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जिसे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, और उन दोनों के बीच में गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और अगर गैप है तो उसे अपन सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसे अपन डायग्राम से समझते हैं, देखो ये पहले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल के आगे का सिनेप्टिक नोब है। तो पहले न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो तो कौन सी वाली मेम्ब्रेन है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और अक्सर ये मेम्ब्रेन कौन सी होगी, सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन। दूसरे न्यूरॉन की जो ये मेम्ब्रेन है ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन किसकी होगी, डेंड्राइट्स की होगी, किसकी होगी, डेंड्राइट्स की होगी। और बीच में जो गैप है वो क्या कहलाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर है तो ये फ्लूइड फिल्ड होगा, और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, सिनेप्स बनता है। हालांकि सिनेप्स में खाली हो सकता है कि खाली प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ही हो, सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो ऊपर चलते हैं, वापस पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ आगे, देर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्स, सिनेप्स दो तरह के हो सकते हैं, एक है इलेक्ट्रिक सिनेप्स, और एक नीचे देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, केमिकल सिनेप्स। पहले अपन इलेक्ट्रिक वाले को देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स जो होता है उसमें प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एक दूसरे की बहुत पास पास में होती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, जिससे जो जो करंट या इंपल्स जो फ्लो हो रही थी वो डायरेक्टली फ्लो कर जाती है एक से दूसरे में। इसका मतलब यहाँ पर किसी केमिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, और ये वाला जो ट्रांसमिशन जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा जैसे कि एक एक्सॉन में ही ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वेरी सिमिलर टू इंपल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन, ठीक है। हमेशा ये फास्टर होगा, ठीक है, ऑब्वियस थिंग है, तेज ही होगा, क्योंकि बीच में कोई केमिकल रिलीज विलीज का कोई लफड़ा नहीं है। अब इलेक्ट्रिक सिनेप्स की प्रॉब्लम क्या है कि उसे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। केमिकल को कैसे कंट्रोल करेंगे, अभी केमिकल वाला जब अपन समझेंगे तो उसमें आएगा कि न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के होते हैं, इनिबिटरी और एक्साइटरी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी वजह से अपनी बॉडी में ये बहुत कम होते हैं, तो इलेक्ट्रिक सिनेप्स कम होते हैं, फास्ट होते हैं, क्लेफ्ट नहीं के बराबर या नहीं होता है, और जो होता है कि उसका ट्रांसमिशन ठीक वैसा ही होता है जैसे कि एक्सॉन का होता है, ठीक है। जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन अगर आपने सुने हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक सिनेप्स हो सकते हैं, क्योंकि वहां कंट्रोल करना भी नहीं है, ठीक है, और कोई न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता किसके अंदर, इलेक्ट्रिक सिनेप्स के अंदर।
अब केमिकल सिनेप्स जो होता है उसमें एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, ये स्लो होते हैं, ज्यादा कॉमन होते हैं, इन्हें अपन कंट्रोल कर सकते हैं और इनके इनके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स के ट्रांसमिशन में इनको इस्तेमाल करते हैं। व्हेन एन इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल अराइव, अब देखो जो आगे दे रखा है वो ये दे रखा है कि सिनेप्स में कैसे, मतलब इस जगह से इस जगह इम्पल्स कैसे जाएगी। तो पहले अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो जैसे ही इम्पल्स आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बाउंड्री पर कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, तो कैल्शियम अंदर आने लगता है, उसकी वजह से ये सिनेप्टिक वेसिकल्स मेम्ब्रेन की तरफ मूव करती है और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज कर देती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है अगली मेम्ब्रेन जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर होते हैं उनसे रिसीव होते हैं। रिसेप्टर कहां पर होंगे, प्री पर होंगे या पोस्ट पे होंगे, पोस्ट पे होंगे, ठीक है। अब देखो इधर इसको समझते हैं। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आया, के प्लस अंदर जाने लगेगा, इसकी वजह से सिनेप्टिक वेसिकल्स किसकी तरफ मूव करी, मेम्ब्रेन की तरफ, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगी और न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेगी, रिलीज कर देगी, कहां पर, क्लेफ्ट में। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर मूव करेंगे और अगले पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर है उनके साथ बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद अब न्यूरोट्रांसमीटर कैसा है उसके बेसिस पर दो अलग अलग तरह की चीजें हो सकती है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेटरी हो जैसा कि एसिटाइल कोलाइन होता है, या न्यूरोट्रांसमीटर इनिबिटरी है जैसे कि गाबा कहते हैं, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, अपनी बुक में तो नहीं दे रखा लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो अगर स्टिमुलेटरी होगा तो वो क्या करेगा, दोनों ही चैनल तो ओपन करेंगे, लेकिन स्टिमुलेटरी होगा तो Na प्लस वाले चैनल को ओपन करेंगे, और Na प्लस वाले चैनल को ओपन करेंगे तो बाहर से प्लस अंदर आने लगेगा, इससे -70 से -60 और धीरे धीरे एक्शन पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब जो नया पोटेंशियल जनरेट होगा वो एक्साइटरी होगा, इंपल्स आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर ये वाला इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं तो वो चैनल ओपन करते हैं, जैसे कि K प्लस Cl माइनस। अब K प्लस अंदर से प्लस को बाहर लेके जाएगा तो अंदर और नेगेटिव बना देगा, और नेगेटिव बना दिया, इसका मतलब जो नया पोटेंशियल जनरेट हुआ वो इनिबिटरी टाइप का, ठीक है। अब ये सब अपनी बुक में लिखा हुआ भी है, देखो। व्हेन एन इम्पल्स अराइव, इसके समय क्या होगा, स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स, किसकी तरफ मूव करेगी, मेम्ब्रेन की तरफ, वहां वो फ्यूज करेगी मेम्ब्रेन के साथ में, और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके क्या, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी, किसमें, क्लेफ्ट में। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, और कौन से रिसेप्टर किसके ऊपर होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, और फिर उसके साथ बाइंड करके चैनल ओपन करते हैं। अब चैनल अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ठीक है। और यहां से नया पोटेंशियल जनरेट होगा जो कि पहले -70 से कम नेगेटिव बना दिया, तो उस केस में एक्साइटरी हो जाएगा, ठीक है, एक्साइटरी पोटेंशियल हो जाएगा। और अगर -70 को और नेगेटिव बना दिया तो फिर वो इनिबिटरी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो तरह के ऑर्गन आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब अपने सिलेबस में सिर्फ ब्रेन है। तो ब्रेन जो होता है वो मेन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसे कमांड और कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं, तो मैंने ये सारे फंक्शन की लिस्ट बना दी है और ये बता दिया है कि कौन सा फंक्शन कौन सा पार्ट पार्ट अभी अपन पढ़ेंगे, तो कौन सा फंक्शन कौन सा पार्ट है। जैसे कि पहली लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉलेंट्री मूवमेंट, तो वॉलेंट्री मूवमेंट सेरेब्रम प्रोवाइड करवाएगा। बैलेंस ऑफ बॉडी सेरेबेलम करवाएगा। फंक्शन ऑफ वाइटल्स मेड्यूला कराएगा। थर्मो रेगुलेशन हंगर और थ्रस्ट हाइपोथैलेमस कराएगा। नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर एक पर्सन के सर पे चोट लगी और उसका हाइपोथैलेमस नहीं, पर्सन के सर पे चोट लगी, अब उसका थर्मल रेगुलेशन बिगड़ गया है, उसे भूख प्यास नहीं लग रही है, बताओ कौन सा रीजन अफेक्ट हुआ है, तो हाइपोथैलेमस। सिरकार्डियन रिदम जो होता है वो भी हाइपोथैलेमस, 24 आवर्स का जो रिदम होता है वो भी हाइपोथैलेमस करता है। देखो अगर नर्वस सिस्टम के हिसाब से तो वो हाइपोथैलेमस मेन रीजन हाइपोथैलेमस में ही होता है। अगर कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है तो फिर पीनियल ग्लैंड का मेलेटोनिन हेल्प करता है, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कौन रेगुलेट करेगा, अगेन हाइपोथैलेमस। बाकी के प्रोसेस ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, जो ये सब सेरेब्रम के होते हैं। और इमोशन कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम करता है, जो क्या होता है अभी अपन आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट है कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है किसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है, स्कल के अंदर।
और उसके चारों तरफ क्रेनियल मेनिंजेज होती है। सबसे बाहर वाली लेयर ड्यूरा मैटर होती है। मिडल लेयर जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं, अरेक्नोइड कहते हैं, और ये थिन होती है। तो अगर आपको ऐसे कह दे कि आउटर लेयर ड्यूरा मैटर और थिक मिडल लेयर अरेक्नोइड, तो अपन टिक कर देंगे, ठीक है। अरेक्नोइड मिडल लेयर है लेकिन वो थिक नहीं है, थिन है। ऐसे छोटे छोटे वर्ड प्ले होते हैं आजकल के क्वेश्चंस में, ठीक है। इनर लेयर जो होती है विच इज कांटेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, जो कि ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होती है, जो कि कौन से होती है, पाया मैटर, ठीक है। ब्रेन के टोटल कितने पार्ट होते हैं, 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। पहले अपन इसे डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। देखो डायग्राम में इस तरफ जो पार्ट दे रखे हैं वो किसके दे रखे हैं, फोर ब्रेन के। एक दे रखा सेरेब्रम, एक दे रखा थैलेमस और एक दे रखा हाइपोथैलेमस। एक्चुअल में देखो जो ब्रेन, फोर ब्रेन जो होता है उसके पार्ट होते हैं ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। और डायनसेफेलॉन के 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। लेकिन अपने बुक में एक सेरेब्रम दे रखा है, एक हाइपोथैलेमस और एक एपिथैलेमस दे रखा है, ठीक है। अब डायग्राम में ही एक चीज अपन लिख दी कि सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। मिड ब्रेन बीच में होता है, फिर हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है, पॉन्स आता है, सेरेबेलम आता है और मेडुला आता है, ठीक है। और उसके आगे, मेडुला के आगे क्या, स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ठीक है। दो तीन लेबलिंग और दे रखी है, एक दे रखा है सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ये क्या होता है, सेरेब्रम जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल, उसके दो टुकड़े होते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं, लॉन्गिट्यूडनल दो हाफ होते हैं। उन दोनों हाफ को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम कौन करती है, कॉर्पस कैलोसम, जो कि एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर होती है। अब ट्रैक क्या होता है उसको अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है, जो दोनों को कनेक्ट करती है। और एक लेबलिंग दे रखी है सेरेब्रल एक्विडक्ट, जिसे एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं, हालांकि ये नाम अपनी बुक में नहीं है। और ये एक नैरो कैनाल है जो कि मिड ब्रेन में होती है, ठीक है। अब ये जो ट्रैक वाला सिस्टम है, ट्रैक मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन का कलेक्शन है तो ट्रैक कहलाएगा, पेरिफेरल में है तो वो नर्व कहलाएगा, ठीक है। तो अब लाइनें अपन यहाँ तक तो हो गया था, यहाँ से रीड करते हैं। एक ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर भी वर्ड्स आएंगे तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर ऑब्वियस थिंग है, दोनों ही तरफ न्यूरॉन ही होंगे। ग्रे मैटर वो होगा जहां पर साइटोन ज्यादा होता है, डेंड्रॉन होगा, और अगर एक्सॉन है तो नॉन माइलिनेटेड है। इसका मतलब पूरा का पूरा अगर न्यूरॉन है, तो आपको पूछे कि पूरा न्यूरॉन प्रेजेंट है, ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर, तो अपन को ग्रे मैटर ही टिक करना है, ठीक है। व्हाइट मैटर में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। तो व्हाइट मैटर के अंदर साइटोन नहीं होता, व्हाइट मैटर के अंदर डेंड्रॉन नहीं होता। एक्सॉन दोनों में हो सकते हैं, ग्रे मैटर में भी हो सकते हैं, व्हाइट मैटर में हो सकते हैं, लेकिन व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड, ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड। अगर आपको पूछे ग्रे मैटर का ग्रे कलर किस वजह से है, तो वो साइटोन की वजह से, और साइटोन में भी पूछे तो वो नीजल्स ग्रेन्यूल की वजह से। स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लांगेटा में ग्रे मैटर अंदर होता है और व्हाइट मैटर बाहर, बाकी सब जगह क्या होता है, व्हाइट अंदर और ग्रे बाहर, ठीक है। अब अपन एक एक करके देखते हैं। देखो पहले लिखा हुआ फोर ब्रेन, ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि पार्ट तो ये होते हैं, लेकिन अपनी बुक में 3 पार्ट दे रखे हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम जो होता है मेजर पार्ट होता है, और डीप क्लेफ्ट जो होती है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं, ठीक है। द हेमिस्फेयर कनेक्टेड बाय a tract of nerve fiber, जिसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। द लेयर ऑफ सेल विच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फेयर, उसे क्या कहेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब देखो यहाँ पर लाइनों से क्लियर नहीं होता, लेकिन अच्छे से सुनना। सेरेब्रल हेमिस्फेयर या सेरेब्रम के अंदर 2 तरह के रीजन होते हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। बाहर की तरफ जो रीजन होगा उसे अपन कहेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ जो रीजन होगा वो है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। इधर देखो मैंने उन दोनों में फर्क कर दिया है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स बाहर की तरफ होता है, ये ग्रे मैटर का बना होता है, ठीक है। और ग्रे मैटर में ग्रे कलर सेल बॉडी की वजह से है। इसमें प्रोमिनेंट फोल्ड्स भी होते हैं, जिसे गायराई और सल्काई कहते हैं। इसके अंदर सेंसरी एरिया भी होता है, मोटर एरिया भी होता है, पर ज्यादा एरिया एसोसिएट एरिया होता है। और ये एसोसिएट एरिया लार्ज एरिया होता है, जो नाइदर क्लियरली सेंसरी है ना ही मोटर है। इसे अपन इंटर न्यूरॉन टाइप का मान सकते हैं, ठीक है। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये मेमोरी, इंटरसेंसरी एसोसिएशन और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अंदर वाला जो पोर्शन है वो कॉर्पस कैलोसम है, जो कि बेसिकली दोनों को पार्ट को कनेक्ट करने का भी काम करता है। ये माइलिनेटेड न्यूरॉन का बना होता है, माइलिनेटेड एक्सॉन का बना होता है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्सॉन एक्सॉन वाला ही हिस्सा होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये बाहर की तरफ ग्रे मैटर, ये अंदर की तरफ व्हाइट मैटर है। तो ग्रे मैटर में तो तीनों ही चीजें, व्हाइट मैटर में जो है उसका साइटोन इधर ही होगा, एक्सॉन इधर होगा, डेंड्रॉन वापस इधर, और साइटोन एक्सॉन जो होगा वो कौन सा होगा, माइलिनेटेड वाला, ठीक है। और
ओपेक व्हाइट मैटर होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ट्रैक होता है। ठीक है, ये सब अपने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक एसोसिएशन एरिया के बारे में वापस रीड कर देता हूँ। एसोसिएशन एरिया जो इंटर सेंसरी एसोसिएशन होता है, मेमोरी और कम्युनिकेशन, तीन फंक्शन होता है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन। और ये वाले एरिया के जो न्यूरॉन होते हैं ना तो क्लियरली मोटर होते हैं ना क्लियरली सेंसरी होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो पार्ट है, सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर थैलेमस। अगेन बुक में ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सेरेब्रम रैप अराउंड अ और थैलेमस, या अगर कोई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट तो उसमें कह देंगे सेरेब्रल रैप अराउंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, या कुछ भी हाइपोथैलेमस, कुछ भी और कर देंगे। तो अपन को लाइन तो याद रह जाती है पर पूरी नहीं रहने की वजह से अपन टिक कर देते हैं। तो सेरेब्रम रैप करता है किसके चारों तरफ, करता है थैलेमस के चारों तरफ, जो कि मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर है किसके लिए, सेंसरी और मोटर सिग्नल के लिए। ये इसका फंक्शन लेकर थैलेमस क्या काम करता है, एक कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरह काम करता है सेंसरी और मोटर सिग्नल के लिए। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पार्ट है वो क्या दे रखा है, हाइपोथैलेमस। क्या दे रखा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेस बनाता है किसका, डायंसेफेलॉन का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है थैलेमस के बेस में होता है, वो भी कह सकते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, अपन पहले भी देख चुके हैं। अर्ज ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग मतलब थ्रस्ट और हंगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है जो कि हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। ठीक है, जो अपन अगले वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर हैज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएट डीप स्ट्रक्चर, एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस। और ये जो होता है किसके साथ, अपने हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या बनाता है, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाता है। इसे इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, ठीक है, इमोशनल रिएक्शन जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज वगैरह, मोटिवेशन वगैरह। और कुछ एक दो पॉइंट इसके अगेन समरी में भी दे रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है। देखो लिम्बिक सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या आता है, एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस आता है। ये सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, इमोशनल रिएक्शन जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, इन सबको कंट्रोल करता है, मोटिवेशन, ऑल्फैक्शन और ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स। ये दो वर्ड और है जो कि लिम्बिक सिस्टम के काम में, ये कहाँ लिखा हुआ है, समरी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, तो ये दो भी है। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन, यहां तक तो हो गया अपने मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का जो फंक्शन है अगेन यहाँ पे नहीं दे रखा, समरी में दे रखा है। ठीक है, पहले मिड ब्रेन क्या होता है, ये किसके बीच में होगा, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में। फोर ब्रेन के थैलेमस हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के पोन्स के बीच में होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक कैनाल होती है जिसे सेरेब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। ठीक है, और डोर्सल पोर्शन जो होता है इसके, डॉर्सल पोर्शन में, फिर रिपीट कर रहा हूं, वेंट्रल नहीं, अगेन ये लाइन लिखकर वेंट्रल लिख देंगे। तो डॉर्सल पोर्शन में चार जो होते हैं लोब्स होते हैं, इन लोब्स को क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और ये सब क्या काम करते हैं, रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, टैक्टाइल और ऑडिटरी इनपुट्स। बेसिकली विजुअल रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। टैक्टाइल वर्ड का मतलब होता है टच। ठीक है, लास्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो होता है उसमें तीन चीजें आती है, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला। क्या क्या आते हैं, पॉन्स आता है, सेरेबेलम आता है और क्या आता है, मेडुला आता है। ठीक है, पॉन्स जो होता है उसके अंदर फाइबर ट्रैक्ट होते हैं जो कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये पॉन्स का फंक्शन हो गया। सेरेबेलम जो होता है वो कॉन्वुलेटेड सरफेस रखता है सेरेब्रम के जैसे के जैसे, जिसे एडिशनल स्पेस मिलता है और जहां पर मोर न्यूरॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शन नहीं दे रखे, अगेन फंक्शन का दे रखे समरी में कि ये इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑडिटरी सिस्टम। अब ऑडिटरी सिस्टम मतलब सुनने से रिलेटेड हो गया, और सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है बैलेंसिंग से रिलेटेड होती है। तो अगर आपको पूछे कौन सा पार्ट बॉडी बैलेंस बनाता है तो सेरेबेलम। ठीक है, अगेन जो अपने दे रखा है मेडुला, मेडुला जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। मेडुला जो होता है वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रेशन वगैरह। एक टर्म है ब्रेन स्टेम, इसमें क्या क्या आता है, मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है और मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। और ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम कहलाते हैं, और ये ब्रेन जो स्टेम जो है ब्रेन को किससे कनेक्ट करने का काम करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर का जो एनसीईआरटी से रिवीजन है वो पूरा होता है।
आप हर लाइन को, इस वीडियो को बार बार अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।